पीएम मोदी का आज रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली पहुंचे एंटनी ब्लिंकन और किन गांग। HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने को मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में मिली मंजूरी। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। मतगणना की तैयारियां हुई पूरी। भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग की विभिन्न याचिकाओं पर आदेश होगा जारी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनाएगी आदेश। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। मिशन 80 को पूरा करने के लिए नए सिरे से बनेगी बूथ कमेटी। अब बूथ कमेटी में 21 की जगह 11 सदस्य होंगे। ज्ञानव्यापी प्रकरण में अधिवक्ताओं की हड़ताल से नहीं हो सका आदेश। 13 मार्च मिली तारीख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा और आपका के न्यूज में स्वागत है। खबर लखनऊ से आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बूथ प्रबंधन अभियान के लिए की जाएगी बैठक। जिला, मंडल और विधानसभा क्षेत्रों में होगी बैठक। 5 मार्च तक विधानसभा क्षेत्र में बैठक। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए नए सिरे से बूथ कमेटी का गठन किया जा रहा है। आपको बता दें, अब बूथ कमेटी में 21 की जगह 11 सदस्य ही होंगे। कमेटी में एक महिला सदस्य भी शामिल की जाएंगी। 11 सदस्य सभी प्रमुख जातियों के होंगे कार्यकर्ता। बूथ प्रबंधन अभियान के लिए की जाएगी बैठक। जिला, मंडल और विधानसभा क्षेत्रों में बैठक का आयोजन किया जाएगा। 5 मार्च तक विधानसभा क्षेत्र में बैठक होगी। वहीं आपको बता दें 11 से 15 मार्च तक होगी मंडल स्तरीय बैठक। खबर दिल्ली से, जहां 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में मिली मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट को मिली मंजूरी। जहाजों की डिलीवरी 2026 से शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान इस मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विमान खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में मिली मंजूरी। जहाजों की डिलीवरी 2026 तक शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विमान खरीदने में 6,828 करोड़ की लागत लगी है। खबर चंडीगढ़ से, 10 मार्च को पेश होगा पंजाब का बजट। सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। मंगलवार को पंजाब में हुई कैबिनेट बैठक। बैठक के बाद सीएम मान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बैठक के बाद सीएम मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
जानकारी दी। 3 मार्च को पंजाब विधानसभा का होगा बजट सत्र शुरू। ग्यारह मार्च को विधानसभा में बजट पर होगी चर्चा। खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, 10 मार्च को पेश होगा पंजाब का बजट। सीएम भगवंत सिंह मान ने इस बात का ऐलान किया है, उन्होंने बताया है, जानकारी दी है। मंगलवार को पंजाब में कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसके बाद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। खबर हाथरस से आ रही है, जहां बहुचर्चित बिटिया कांड में आज फैसला आ सकता है। शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। आईजी अलीगढ़ मंडल दीपक कुमार पहुंचे हाथरस। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे हाथरस। आईजी अलीगढ़ मंडल दीपक कुमार पहुंचे हाथरस। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे हाथरस। 14 सितंबर 2020 को बहुचर्चित बिटिया कांड हुआ था। आपको बता दें, कोतवाली चंदपा के बुलगुड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाथरस में बहुचर्चित बिटिया कांड में आज आ सकता है फैसला। खबर आगरा से आ रही है, जब बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। मां को कमरे में बंद कर लाठी डंडे से पीट कर की हत्या। मां को मारने के बाद बेटे ने वीडियो बनाकर दी घटना की जानकारी। आगरा के थाना जगनेर का मामला। खबर आपको आगरा से बता रहा है, जहां कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, साथियों के साथ मिलकर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। ये पूरा विवाद लॉकर की चाबी ना देने को लेकर हुआ था। मां को कमरे में बंद कर लाठी डंडे से पीट कर की हत्या। लॉकर की चाबी ना देने पर बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। मां को मारने के बाद बेटे ने वीडियो बनाकर दी घटना की जानकारी। जातीय जनगणना प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड और मायावती के ट्वीट को लेकर भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। संजय निषाद के साथ बात की हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव ने। संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं और लगातार हम उस पर बात करें। अगर हम इलाहाबाद की घटना पर प्रयागराज में जिस तरह से हमला हुआ था उमेश पाल पर, सर जिस तरह से हमला हुआ उमेश पाल पर और हत्या हुई, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या अपराधियों को संरक्षण दिया गया पहले से, इसकी वजह से इस तरह की घटना हुई? मैं तो अपनी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूँगा कि यही अधिकारी पहले भी थे, कैसे संरक्षण देते थे सरकार संरक्षण, और हमारी सरकार में कैसे सज़ा मिल रही है। तो सज़ा नियमानुसार हो रही है। तो देखो, पहले भी कहा गया, भारत का संविधान जब बना था कि जो संविधान के साथ रहेगा, कानून के साथ रहेगा, तो उसका विकास हो जाएगा, और जो भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसका विनाश हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, इस तरीके का जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनकी अब जगह नहीं है, उनकी जगह नहीं है। अब ये भारत के उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो उनको हमसे उम्मीद है, उनको न्याय दे सकें, सुरक्षा दे सकें, विकास दे सकें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे सकें, उसके लिए कंकल्प में हमारी पार्टी काम कर रही है। तो 193 जातियाँ, वो जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जो अंथा समय नंग्यार के अध्यक्षता में बनी थी, उसके रिपोर्ट के अनुसार ये जातियाँ कहाँ रहेंगी बताइए? जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनाया, और वो ठोकर खाएंगे, बाकी नेता मलाई खाएंगे। अरे सदन उनके लिए बना है जिसके लिए मुगलों अंग्रेजों ने सताया, पिछली सरकारों ने सताया, उसका सदन में चर्चा होना चाहिए कि उसको स्थान मिलना चाहिए। उन जातियों के साथ जिन पार्टियों ने भेदभाव किया वो
खुलासा होना चाहिए। और वैसे लोगों के यहाँ सदन चर्चा करने उनका कहाँ स्थान कहाँ गिनेंगे, एसटी में गिनेंगे, ओबीसी में गिनेंगे कि एससी में गिनेंगे, क्योंकि वो 2013 तक ऐसी जातियों को अनुसूचित जनजाति की पढ़ाई लिखाई में उनको मिलता था। ये चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार का निर्देश था। लेकिन इनकी जब सरकार थी तो के मोहन राव सेक्रेटरी था, उसने इतना बदमाश था कि उन जातियों को कह दिया नहीं, जो जातियां जिसमें रहेंगे उन्हें मिलेंगी। पिछड़ी में था पिछड़ी मिल गया, जो एससी में थे एसटी में, जो एसटी में थे एसटी मिले, और जातियां खत्म हो गई उनको पढ़ने लिखने। जो सरकार पढ़ने लिखने से रोकती हो और ऐसी जातियों के साथ जिनके बच्चे जिनके बाप ने पुरखों ने देश को आज़ाद कराया हो, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ ऐसे सभी भारत में उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जो जातियाँ हैं 193, उनके साथ न्याय होना चाहिए। पहले उनको स्थान मिलना चाहिए, फिर गिनती होनी चाहिए कहाँ गिना जाए। लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो खाली चर्चा ही करेंगे कि जो लिखे हुए हैं फिर से कह दिया जाए, फिर वही लोग मलाई खाएं, बाकी लोग हवा खाएं। ऐसा नहीं चलेगा। अब वो जातियों आप तो सरकार में है समय, और आपके पास तो अगर हम कहें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी है अब तो आप प्रमुखता से इस बात को क्यों नहीं? पर हमसे ज़्यादा कौन उठाता होगा। हम प्रधानमंत्री तक जाते हैं ज्ञापन लेके, आपने देखा होगा, कहते हैं गृह मंत्री तक जाते हैं। आज हमारी सरकार उसके लिए सर्वे करा रही है कि सदन में चर्चा कब होगी? अभी सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया, आप सर्वे रिपोर्ट आने दीजिए। अभी सरकार ने निर्देश जारी किया कि ऐसी विमुक्ति जातियाँ, जो विमुक्त जनजातियाँ हैं, जो काले कानून से प्रभावित थी, उनको जो मुक्त किया गया था, डिनोटिफिकेट किया था, ऐसे जातियों की दशा कैसी है, कहाँ है, किस दशा में, कौन सी योजनाएं दी जाए जिससे उनका जीवन स्तर सुधार जाए। तो ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे, जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के काफ़ी मुखर होकर के बात करी और पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप भी लगाया है। और आने वाले समय में जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा बनता है या फिर जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार सहमति देती है। लखनऊ से कैमरामैन जैदी के साथ मनीष श्रीवास्तव की न्यूज़। खबरों की प्रयागराज में बसपा विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल व गनर की दिन दहाड़े हत्या के मामले में पाल बिरादरी एकजुट होकर मुखर होने लगी है। इसका असर प्रतापगढ़ के कुंडा में देखने को मिला, जहां तहसील के अधिवक्ताओं पाल समाज के लोगों ने कुंडा तहसील में उप जिलाधिकारी कुंडा सतीश मिश्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं एवं पाल समाज के दर्जनों लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवारों को सरकार में नौकरी वाई श्रेणी या जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए ताकि परिवार सुरक्षित हो सके। मुआवजे के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए व शस्त्र लाइसेंस सरकार द्वारा मुहैया कराया जाए। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये महोदय जी इस ज्ञापन के संबंध में उपलब्ध हैं और हमने अपने समाज के माध्यम से राष्ट्रीय धनगर महासभा की ओर से ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमारा निम्नवत है। नंबर ये है कि हमारे जो उमेश पाल की जो हत्या हुई है और उनके जो गनर थे, उनके परिवारीजनों को वाईफाई सुरक्षा, जेट सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नंबर 2 हमने ये लिखा है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। नंबर 3 में हमने ये भी लिखा है कि उनके परिवार के 1-1 सदस्यों को सरकार से अनुरोध करता हूँ एसडीएम साहब के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, कि उनको 1-1 नौकरी दिलाई जाए। और 5वें में हमने एक ग्राउंड में दिया है कि उनके जो हत्यारे हैं उनको इनकाउंटर व फांसी व कठोर कार्रवाई करते हुए तभी हमारा समाज शांत रहेगा, नहीं तो आगे जो रणनीति होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के महोदय पे उससे निर्णय लिया जाएगा। खबर लखनऊ से है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के तार जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच अतीक अहमद को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अतीक को लेकर बिकरूकांड की विकास दुबे की याद दिलाई है। कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने उमेश पाल हत्याकांड को यूपी की सरकार पर सीधा हमला बताया है और विकास दुबे का जिक्र करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं होगी अतीक अहमद की गाड़ी भी कहीं पलट न जाए। बीजेपी सांसद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल समेत पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।
प्रयागराज में उमेश यादव हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद समेत अन्य अपराधियों के खिलाफ सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस कार्रवाई को सही बताते हुए घटना को लेकर कार्रवाई ठीक है, कानून को अपना काम करना चाहिए। जो भी इस तरह के आपराधिक गतिविधि में शामिल है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने के न्यूज लखनऊ ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा, ये आप सुनाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिस तरह से प्रयागराज में जो घटना हो रही है, अतीक अहमद के घर को भी बुलडोजर से ढहाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आपराधिक कृत्य में जो भी लिप्त है उसके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और विधानमंडल सत्र के दौरान यह दिन दहाड़े कोई अपराधी गोलियों की तड़ातड़ बौछार कर रहा है तो इसका मतलब है उसके मन में सरकार का कोई भय नहीं है। ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। योगी जी ने तो कहा कि वो समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। अब यह कानूनी कार्रवाई करने में कहीं आड़े नहीं आती है, कोई पार्टी उसको रोकने नहीं जा रही है। कभी मुद्दत हो गए वो समाजवादी पार्टी में रहा होगा, वो कई बार निर्दल विधायक हुआ है, निर्दल विधायक बनने के बाद एक आध बार वो समाजवादी पार्टी में रहा, तो एक आध बार समाजवादी पार्टी में आ जाने से आप उसको क्लीन चिट नहीं दे सकते। आज उसकी पत्नी बीएसपी में है तो इसका मतलब क्या, कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर अपराधी कानून की नज़र में अपराधी है तो किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों की न कोई पार्टी होती न कोई जात होती है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी समझ करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जाति जनगणना को लेकर के मायावती ने आज ट्वीट किया, फिर एक बार आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से सन 1931 की जाति जनगणना के बाद आज तक कोई भी सरकार जातिवार जनगणना से कतराती रही है। यहाँ तक कि भाजपा और कांग्रेस जब जब विपक्ष में रहे हैं तो जातिवार जनगणना की बात करते रहे हैं, लेकिन जब जब सत्ता में आए हैं तो जातिवार जनगणना से कतराते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि केवल पिछड़ों को वोट लेने के लिए ही बीजेपी उपयोग न करे, बल्कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जातिवार जनगणना करा करके उनको भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण की सुविधा देने के साथ साथ बजट में भी समानुपातिक हिस्सेदारी दें, जिससे कि पिछड़े हुए लोग भी विकास की मुख्य धारा में खड़े हो सकें। मायावती जी का समर्थन आप करते हैं, इसका मतलब मायावती जी का समर्थन आप कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से आज जातिवार जनगणना की बात अगर बीजेपी करेगी तो हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, कांग्रेस अगर जातिवार जनगणना की बात करेगी हम उसका भी समर्थन करेंगे, अगर बीएसपी जातिवार जनगणना की बात करेगी हम उनका भी समर्थन करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर ये जातिवार जनगणना कराने की मांग है तो इस मुद्दे पर जो भी बोलेगा हम उसको अपना साथी मानेंगे। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने साफ तौर से कहा जाति जनगणना पर जो भी पार्टी समर्थन करेगी तो हम उसके साथ हैं। मायावती के ट्वीट को लेकर के उन्होंने बात कही। हालांकि अतीक अहमद के सवालों को लेकर के उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। अब देखना होगा आने वाले समय में जाति जनगणना को लेकर के सरकार का रुख क्या होता है। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज।